नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम जो बायोलॉजी का जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र को हम कंप्लीट कर रहे थे और उसमें हमने जो है दांत के बारे में पढ़ लिया है कि कितने प्रकार के टीथ होते हैं और टीथ की क्या क्या क्वालिटी हो सकती हैं। ठीक है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था और आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम दोस्तों जानेंगे जीभ के बारे में, टंग के बारे में, जीभ के बारे में। ठीक है, दांत का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। एक बार मैं बता रहा हूँ कि हम किस किस तरह से इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, ये जो ग्रंथियाँ हैं मैंने आपको बताया था कि ये ग्रंथियाँ हम इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ग्रंथियों को बोलते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स कहते हैं और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहाँ पर हमने लिया था पाचन करने वाली ग्रंथि, क्योंकि ग्रंथियों का क्या कार्य है? पाचन को करना। पाचन करने वाली ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने यहाँ पे लिया था आहार नाल। इसमें जो हमने देखा था वो पाचन करने वाली ग्रंथि देखी थी। सबसे पहले नंबर 1 सैलिवा ग्लैंड्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों लारीय ग्रंथि, लारीय ग्रंथि। इसके बाद में दोस्तों हमने देखा था अमाशय ग्रंथि। अमाशय ग्रंथि मतलब जो पेट की ग्रंथि रहती है, अमाशय बोलते हैं पेट को या उदर को। ठीक है, 3rd नंबर पे हमने देखा था यहाँ पर जो अग्नाशय है और फिर लीवर है। ठीक है, ये मुख्य 4 प्रकार की बताई थी जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करती है या मदद करती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसकी आहार नाल की कि भाई आहार नाल को हमने किस पार्ट से डिवाइड किया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था भाई जो खाने की प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। दोस्तों, खाने की प्रक्रिया होती है माउथ से स्टार्ट। ठीक है, मुंह से स्टार्ट, और सबसे पहले दांतों पर और इसके बाद जीभ पर। ठीक है, फिर इसके बाद में जाती है फूड पाइप में, फूड पाइप, या हम इसको आहार नलिका कह सकते हैं दोस्तों, आहार नलिका। और इसके बाद में छोटी आंत नहीं, अमाशय मतलब जो पेट है, पेट बोल दो या आप उदर कह दो या आप इसको स्टमक कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद में फिर भोजन आता है छोटी आंत, छोटी आंत, और लास्ट में बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइल, और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइल। ये हमारे भोजन के पचने का प्रोसीजर है, इसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो और जो इसकी 2 पार्ट्स हो चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। बिल्कुल बेसिक से बायोलॉजी करा रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 19 क्लास हो चुकी हैं। तो ये जो करा रहे हैं हम, ये पाचन तंत्र है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। 2 क्लास हो चुकी हैं इसकी, और इसी चैप्टर की आज 3rd क्लास है। तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके देख ले। ठीक है, तो हम दोस्तों ये टीथ वाला टॉपिक कवर कर चुके थे, दांत। और आज हम दोस्तों बात करेंगे किसकी? जीभ की। जीभ की बात करेंगे कि जीभ का क्या कार्य होता है। ठीक है, किस तरह से भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, दोस्तों जीभ जो है, एक बार हम इसका थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। जीभ एक संवेदी अंग है, मतलब यदि हम इसकी बात करें तो सेंसरी ऑर्गन है, एक संवेदी अंग है। संवेदी का मतलब होता है कि जीभ जो है ये है मस्कुलर ऑर्गन। इसमें अर्थात जिस पर कोई भी हड्डियां ना हो, ये केवल मांसपेशियों से बनी हुई है। आपको पता है कि ये कितनी फ्लेक्सिबल होती है जीभ हमारी, इधर उधर किधर कहीं को भी हम इसको मोड़ सकते हैं। तो ये जो है जीभ में कोई भी हड्डियां नहीं होती है, लेकिन जीभ को एक हड्डी जो हमारे गले में होती है वो पकड़ने का कार्य करती है ताकि ये जीभ रुकी रहे। उस हड्डी का नाम है दोस्तों हायोड हड्डी। ठीक है, और हायोड हड्डी को रोकने में जो मदद करता है वो करता है फ्रेनुलम। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे भाई। जीभ एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन मतलब ये एक संवेदी अंग है। संवेदी अंग, संवेदी अंग का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें कोई हड्डी नहीं होती,
केवल मांसपेशियां होती हैं, मतलब मसल्स होती हैं, केवल मांसपेशियां होती है। ये एक फ्लैक्सिबल पार्ट है हमारे शरीर का, फ्लैक्सिबल है, इतनी फ्लैक्सिबल है कि हम इसे किधर को भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये फ्लैक्सिबल पार्ट है, लेकिन इसको पकड़ने का कार्य किसका है? एक गले में हड्डी होती है जिसका नाम है जीभ को पकड़ के रखने का कार्य। कौन सी हड्डी? हायोड हड्डी, हायोड हड्डी, ठीक है, गले में होती है ये। और इसको पकड़ने में सहायता प्रदान कौन करता है? फ्रेनुलम करता है दोस्तों, ठीक है, फ्रेनुलम करता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले कि संवेदी क्या है, संवेदी कैसा ऑर्गन है, तो एक सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग है। संवेदी अंग का मतलब दोस्तों यही होता है कि जिसके पास में कोई हड्डी नहीं है, फ्लेक्सिबल है और जिसको हम इधर उधर मोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी कुछ बेसिक बातें थी। अब इसमें जो है हम बात करेंगे आगे, ठीक है। देखो जीभ जो है, जीभ के पास में हमारे बहुत सारी स्वाद वाली जो शाखाएं हैं वो होती है, ठीक है। जीभ के ऊपर स्वाद वाली मतलब टेस्टिंग वर्ड जो शाखाएं हैं वो होती हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? पेपली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जीभ के ऊपर क्या होती है? जीभ के ऊपर टेस्टिंग बर्ड होती हैं, मतलब स्वाद वाली शाखाएं होती हैं, ठीक है, जो स्वाद का पता करती हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पेपली के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पेपली के नाम से जानते हैं। जो ये टेस्टिंग बर्ड हैं, जो मतलब स्वाद वाली शाखाएं हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? पेपली के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ, ठीक है, कि स्वाद वाली शाखाएं कितने कितने प्रकार की हो सकती हैं, और हमारे जीभ पर कौन कौन सी शाखाएं हैं जो भोजन को, अगर आप खट्टा खाएंगे या मीठा खाएंगे तो किस तरह से ये टेस्ट करने में मदद करती है, ठीक है, किस तरह से भोजन को पहचानती है, और कौन सी शाखाएं कहाँ पर होती हैं जीभ पर, ठीक है। अब उसकी बात करेंगे दोस्तों। देखो एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। ये जीभ है दोस्तों, ठीक है। अब जीभ में जो सबसे पहली जो स्वाद वाली कोशिका होगी, जो शाखा होगी, वो होती है दोस्तों स्वीट वाली, मतलब मीठी। अगर हम कुछ मीठा खाएंगे तो सबसे पहली जो शाखा है वो मीठी वाली है जीभ पर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो फिर यहाँ पर नमकीन हो जाती है, बीच से पहले साल्ट बोल देंगे हमसे, नमकीन। और इसके बाद में यदि बात करें तो यहाँ पर बीच में, बिल्कुल बीच में खट्टे वाली, अगर हम कुछ खट्टा खाते हैं तो खट्टी वाली शाखाएं होती है। इसके बाद में सबसे लास्ट में यदि हम बात करें यहाँ इससे पीछे, तो यहाँ पर यदि हम कुछ कड़वा खाते हैं, ठीक है, कुछ भी हम कड़वा खाते हैं तो वो टेस्ट सबसे लास्ट में जाके होता है जीभ पर, ठीक है। इसके बाद में जो आप ये देख रहे हैं बिल्कुल लास्ट में, तो यहाँ होती हैं वे चीज़ें जिनसे झंझनाहट पैदा होती हैं, जिन्हें खाने में हम झंझनाहट महसूस करते हैं। जैसे भाई अगर हमने अदरक खा ली तो अदरक कैसी होती है? एकदम झंझनाहट ताड़ने वाली होती है। तो वो लास्ट में बिल्कुल जाके उसका पता चलता है जब हम यहाँ जीभ पर पूरा लास्ट में उसे खत्म करते हैं, ठीक है। तो जैसे अदरक होगी, प्याज होगी, लहसुन हो गया, तो ये 2-3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो लास्ट में हमें पता चलता है कि मतलब जिन्हें खाने में झंझनाहट पैदा होती है, उसको ये लास्ट वाली शाखा है जीभ की, ठीक है। अगर हम कुछ भी स्वीट खाएंगे तो सबसे पहली शाखा कौन सी है? ये स्वीट वाली है, ठीक है। उम्मीद है इस डायग्राम से आपको पता चला होगा। तो लगभग कितनी प्रकार की शाखाएं हैं? 1 2 3 4 5, लगभग 5 प्रकार की शाखाएं जो टेस्टिंग बर्ड होती हैं हमारी जीभ पर होती हैं, ठीक है, जो स्वाद को पहचानने का क्या करती हैं दोस्तों? कार्य करती है। उम्मीद है इससे आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसी टॉपिक में आगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो भाई इसमें जो है जहाँ पर हमारी जीभ होती है, मैंने आपको बताया उसके बाद वाले भाग को बोलते हैं माउथ कैविटी, ठीक है। क्या कहते हैं? माउथ कैविटी कहते हैं, ठीक है, मुख गुहा, लिख लो
जहाँ पर हमारी जीभ खत्म होती है, ये वाली चीज़, इसको हम क्या कहते हैं, मुख गुहा या माउथ कैविटी कहते हैं। ठीक है, माउथ कैविटी कहते हैं। और इसी माउथ कैविटी में, मुख गुहा में ग्रंथियाँ होती हैं। ग्रंथियाँ क्या करती है, भोजन को पचाने के में मदद करती हैं। तो इसमें ग्रंथियाँ होती है, और कौन सी ग्रंथि होती है मुख गुहा में, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मुख गुहा की। मुख गुहा, माउथ कैविटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया कि इसमें ग्रंथि होती है, और कौन सी ग्रंथि होती है, सैलिवा ग्लैंड्स होती है। इसमें सैलिवा ग्लैंड मतलब लारिया ग्रंथि, लारिया ग्रंथि होती है दोस्तों इसमें। किसमें, मुख गुहा में लारिया ग्रंथि होती है। और इस लारिया ग्रंथि का क्या कार्य है, लारिया ग्रंथि का कार्य, लारिया ग्रंथि दोस्तों, लारिया ग्रंथि का जो सैलिवा ग्लैंड्स है, ये लारिया ग्रंथि हमारी बॉडी में 3 जोड़ी होती है। ठीक है, इसके 3 पेयर्स पाए जाते हैं। अगर इसके टोटल की बात करें तो 6 होती हैं। हमारे शरीर में लारिया ग्रंथि कितनी होती है, 3 जोड़ी या 6 होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लारिया ग्रंथियों की मुख गुहा में संख्या बताओ, तो कितनी, 3 जोड़ी या 6 होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो लार हमारे मुंह में बनती है। लार कहाँ पर बनती है, हमारे मुंह में बनती है। और लार का जो पीएच होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितना हो सकता है, 6.8, ना तो इससे कम और ना ही ज़्यादा। तो लार का पीएच, लार का पीएच दोस्तों होता है 6.8। पीएच की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, या तो आप इसको बोलो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम हम इसे दे सकते हैं। तो लार का पीएच हमने जाना। ठीक है, अगर अब हम इसमें बात करेंगे भाई लार में होता क्या क्या है, तो आपको पता है कि लार भी क्या होती है, लिक्विड होती है ना। तो लिक्विड है तो सबसे ज्यादा क्या होगा इसमें, वाटर होगा, पानी होगा। तो लार में पानी कितना होता है, लगभग 95% होता है दोस्तों। कितना पानी होता है, 95%। अब लार में पानी तो 95% है, और 5% इसमें क्या है, तो और 5% इसमें एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स मैंने आपको बताया था, एंजाइम्स का वर्क क्या है, एंजाइम्स का वर्क यही है कि बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना। ठीक है, कन्वर्ट करने में मदद करना किसका कार्य है, एंजाइम्स का। तो एंजाइम्स पाए जाते हैं लार में, और कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। 2 प्रकार के एंजाइम्स हमारी लार में होते हैं, और वे लार में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आपको ध्यान रखना है टॉयलिन एंजाइम, टॉयलिन एंजाइम, और दूसरे एंजाइम की बात करें तो लाइसोसोम एंजाइम। ठीक है, ये 2 प्रकार के एंजाइम्स लार में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन एंजाइम्स के बारे में कि भाई एंजाइम्स जो हैं इनका कार्य क्या है। ये जो लार में एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, इनका क्या वर्क है। तो पहले हम टॉयलिन एंजाइम्स की बात करेंगे। नंबर 1 टॉयलिन एंजाइम्स। टॉयलिन एंजाइम्स, भाई टॉयलिन एंजाइम्स का क्या कार्य है, तो मैंने आपको बताया था कि हम खाने में कितनी चीज़ें लेते हैं, 3 चीज़ें लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन, ये मेन है। जो भी हम भोजन खाते हैं उससे हमें ये 3 चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इन्हीं 3 चीज़ों से हमें विटामिन ऑटोमेटिक मिल जाता है, डायरेक्ट रूप से हम विटामिन नहीं लेते हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पानी और जो भी ये लिक्विड फूड्स हैं, है ना, लिक्विड चीज़ें हैं, उनका कोई पाचन नहीं होता है, उनका पाचन डायरेक्ट रूप से होता है। ठीक है, तो टॉयलिन एंजाइम्स में इसमें ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट को हम शर्करा या शुगर कह सकते हैं।
इसका पाचन कौन करता है? इनका पाचन करने में मदद करता है, इनका पाचन करता है, इनका पाचन करता है। कौन करता है? ये टॉयलिन एंजाइम्स करता है। कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। लार कहाँ बनती है? मुख में बनती है, मुंह में बनती है, ठीक है, मुख गुहा में बनती है। और ये जो टॉयलिन एंजाइम्स है क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है दोस्तों? पाचन। अगर ये प्रतिशत पूछे कि कितना प्रतिशत तक करता है, तो 70% तक करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन 70% तक कर देता है टॉयलिन एंजाइम्स, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया था, नंबर 2, कौन सा बताया है? लाइसोसोम एंजाइम्स। लाइसोसोम एंजाइम, इसका क्या कार्य है? इसका भी कार्य सुनो आप। लाइसोसोम एंजाइम्स क्या करता है? इसका कार्य है एंटीबैक्टीरियल कार्य है इसका, एंटीबैक्टीरियल। मतलब हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, इसका कार्य होता है लाइसोसोम एंजाइम्स का, ठीक है। तुमने देखा होगा कि हम जो है अगर 1-2 दिन रखी हुई सब्जी खा लेते हैं तो उसमें कुछ जीवाणु हानिकारक बन जाते हैं, जिसको नष्ट करने में कौन मदद करता है? ये मुंह में ही नष्ट करने में मदद करता है लाइसोसोम एंजाइम्स, ठीक है। तो ये क्या, इसमें क्या है कि अगर हम 1-2 दिन रखा हुआ भोजन या भुसी हुई सब्जी खा लेते हैं जिसमें फुई लग जाती है, फंगस लग जाती है, तो उससे क्या होता है कि जीवाणु को नष्ट, आधों को तो ये करता है लाइसोसोम जो हानिकारक होते हैं। अगर इससे जीवाणु बच जाते हैं तो हमारे पेट में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो बचे हुए जीवाणु को वो नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लाइसोसोम का कार्य हमने देख लिया कि इसका एंटीबैक्टीरियल पर वर्क करता है, हानिकारक जीवाणुओं को क्या करने में मदद करता है? नष्ट करने में मदद करता है। आपने देखा होगा डॉक्टर जो है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बोलते हैं खाने के लिए, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? डायरेक्ट मुंह से शुरू हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना 70% कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कौन करेगा? टॉयलिन एंजाइम करता है। तो डॉक्टर्स इसलिए बोलते हैं कि भाई क्योंकि इससे डायरेक्ट रूप से फिर हमें एनर्जी मिल जाती है। तो 70% टॉयलिन एंजाइम्स करता है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, उस क्वेश्चन को मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा गया एग्जाम में, आपको बताना है। क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन आता है कि मुंह में कौन से न्यूट्रिशन का, मुंह में या माउथ में कौन से न्यूट्रिशन का मतलब पोषक पदार्थ का, पोषक का पाचन सबसे पहले होता है? यह आपसे दे देगा निम्न में से बताओ, इन निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ का पाचन पहले होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन यहां से आते हैं, मुंह में पोषक पदार्थ का पाचन होता है। अब इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, प्रोटीन, वसा और सी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसमें बताना है कि, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सोचो, अभी बताया ये मैंने क्वेश्चन कि हम खाने में 3 चीजें लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वसा, तीनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं। इसने कहा है कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है इनमें से जिसका पाचन जो है पहले होना स्टार्ट हो जाता है, इनसे पहले, प्रोटीन और वसा से पहले। तो अभी बताया मैंने आपको कि टॉयलिन एंजाइम्स जो है वो किसका पाचन करते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट की पचने की प्रक्रिया है वो डायरेक्ट मुंह से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लगभग 70% कहाँ से स्टार्ट होती है? मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। जल्दी पचने का कार्य किसका है? कार्बोहाइड्रेट्स का। इसलिए इसमें जो ऑप्शन होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और जो चैनल पे नहीं है वो सब्सक्राइब कर लिया करो। अब इसमें जो है, अब बात करेंगे हम फूड पाइप की।
फूड पाइप। इसके बाद में देखो जीभ के बारे में हमने जान लिया, जीभ में क्या होता है, ठीक है, कौन सी ग्रंथि होती है जो पाचन करने में मदद करती है, और सैलिवा ग्लैंड्स के बारे में हमने जान लिया। तो ये जीभ का जो टॉपिक है, जो सेकंड टॉपिक, देखो हम माउथ के बारे में पढ़ चुके, ठीक है, माउथ के बाद में टीथ के बारे में पढ़ चुके, और अब ये जीभ के बारे में पढ़ चुके। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे बताया था थर्ड नंबर का जो पॉइंट था वो फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आहार नलिका। आहार नलिका मतलब जिसमें भोजन जाता है, ये वाला जो गले से नीचे नीचे है जो भोजन को पहुंचाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, जो पेट में पहुंचाने का कार्य करता है दोस्तों, ठीक है, आहार नलिका हम इसको कह सकते हैं। देखो आहार नलिका, आहार नलिका क्या चीज है, आहार नलिका जो है एक संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन हम इसको कह सकते हैं। ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है, मतलब संवेदी अंग है। संवेदी अंग को हम क्या कह सकते हैं, मांसपेशीय अंग भी, मांसपेशीय अंग है, क्योंकि इसमें मांसपेशी होती है, इसमें भी कोई हड्डी नहीं पाई जाती। अगर इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई, तो लंबाई भी इसकी बहुत बार पूछी गई है। इसकी लंबाई होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखनी है। फूड पाइप मतलब आहार नलिका की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है। और इसका कार्य है, अगर हम फूड पाइप का कार्य देखें कि भाई फूड पाइप का क्या वर्क होता है, फूड पाइप का वर्क, कार्य, इसका कार्य क्या है, तो दोस्तों इसका जो वर्क है, इसका कार्य भोजन को पेट में या अमाशय में या उदर में ट्रांसफर करना है या पेट में पहुंचाना है, ठीक है, पेट में पहुंचाने का कार्य किसका है, भोजन को, वो है फूड पाइप का, आहार नलिका का, ठीक है। इस क्रिया को हम बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस, पेरिस्टोलिसिस। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, इस क्रिया को पेरिस्टोलिसिस कहते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं और इंग्लिश में भी लिख दिया, पेरिस्टोलिसिस कहते हैं दोस्तों, ठीक है, आहार नलिका। ये आहार नलिका, इसके बारे में हमने जान लिया। अब जो हम बात करेंगे, अब करेंगे हम पेट के बारे में, कि जब भोजन पेट में पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है। तो भोजन जो है पेट में पहुंच चुका है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि पेट में जाने के बाद में भोजन फिर कैसे पचता है। तो हम बात करेंगे आमाशय की, जिसे हम स्टमक कहते हैं, या पेट मान लो, उदर कह लो, ठीक है। ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी आपको मिल सकता है हिंदी में, और इंग्लिश में स्टमक कहेंगे, ठीक है। देखो होता क्या है कि पेट में जो भोजन है, इसके बारे में बता देता हूँ मैं तुम्हें कि क्या होता है। जो हमारे पेट में भोजन है, जो हमने खाना खाया है, तो वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कितना समय लगता है पचने में। ऐसा नहीं है तुमने भोजन खाया और 15-20 मिनट घूम लिए कि भोजन पच गया पूरा, ठीक है, ऐसे नहीं पचता भोजन। भोजन को पचने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे। और पेट के अंदर जो खाना होता है, जो हमारे पेट के अंदर खाना होता है जो हम खाते हैं, वो लगभग 1 से 1.5 घंटे तो ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे ऐसे ही पड़ा रहता है। उसके बाद में भोजन को पचने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स होती हैं, मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन सेल्स कहाँ पर होती है, हमारे ब्रेन में होती है। तो वो क्या करती है कि वो सिग्नल देती है ब्रेन को, और ब्रेन है, जो माइंड है हमारा दिमाग, वो रेस्पॉन्स करता है किसको, न्यूरॉन सेल्स को, ठीक है। न्यूरॉन सेल्स क्या करती है, जो पेट में ग्रंथि है, पचाने वाली ग्रंथि, जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। ग्रंथियों का कार्य क्या है, भोजन को पचाने में मदद करना। तो जब वो पचाने में मदद करती है तो उसको रेस्पॉन्स देता है। देखो माइंड जो है रेस्पॉन्स देगा न्यूरॉन सेल्स को, और ये न्यूरॉन सेल्स जो पेट में हमारे ग्रंथि हैं, जो अमाशय में ग्रंथि है, उसको पचाने के लिए क्या करेगा, उत्तेजित करेगा, ठीक है, उसे रेस्पॉन्स देगा। तब जाके वे ग्रंथियां जो है अपना वर्क करना स्टार्ट करती हैं, और भोजन की प्रक्रिया, जो पचने की प्रक्रिया है, वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि भोजन को पचने में 3 से 4 घंटे, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे हमारे पेट में ऐसे ही रहता है। उसके बाद में जो दिमाग में न्यूरॉन सेल्स है, वो क्या करती है, वो रेस्पॉन्स करती है, उत्तेजित करती है जो हमारे पेट में अमाशय में ग्रंथियां हैं, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और पेट के बारे में, अमाशय के बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये कंटिन्यू करेंगे यहीं से चैप्टर, ठीक है। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ अपने हाथ से नोट्स बनाएं, ठीक है। हाथ से नोट्स बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आपके याद भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से बायोलॉजी करा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी क्या करें, क्योंकि भाई अगर आप लाइक करते हो तो हमें कॉन्फिडेंस आता है और भी अच्छा हम कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।